नई जगह पति का ट्रांसफ़र होने के बाद सुप्रिया बहुत परेशान थी, क्योंकि ना तो वह नौकरी कर पा रही थी और ना ही वह सही से घर मैनेज कर पा रही थी। बच्चों को भी नई जगह रहने में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने नया घर ले लिया था, लेकिन घर में काम करने के लिए नौकरानी का इंतज़ाम भी नहीं हो पा रहा था। सुप्रिया ने कई जगह बात की, लेकिन कोई जुगाड़ नहीं बन पाया। इसी से परेशान होकर वह अपनी बहन से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी बहन का फ़ोन आया था। फ़ोन उठाते ही वह बड़े उत्साह के साथ बोली, हेलो निशा, कैसी है तू? अरे यार, तुम लोगों की बहुत याद आती है। हाँ सुप्रिया, हम लोग भी तुझे बहुत मिस करते हैं। और बता, वहाँ सब कैसा चल रहा है? निशा ने पूछा तो गहरी सांस लेते हुए सुप्रिया ने कहा, क्या बताऊं निशा, मेरे पति लवकुश के ट्रांसफ़र के बाद जब से हम लोग दिल्ली आए हैं, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा क्यों? नया घर पसंद नहीं आया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा घर तो एक बहुत अच्छी सोसाइटी में है। आसपास जहाँ भी नज़र दौड़ाओ, चारों ओर खूब हरियाली है, पर फिर भी मन में वह सुकून नहीं है जो मैं अपने पिछले घर में छोड़कर आई हूँ। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। मेरी नौकरी भी बहुत बढ़िया चल रही थी। घर पर काम करने के लिए काम वाली बाई भी बहुत अच्छी मिली हुई थी, बिल्कुल ईमानदार, जिसके हवाले सारे घर का काम छोड़कर मैं अपनी नौकरी पर बेफिक्र होकर आराम से जा सकती थी। शाम के समय जब घर लौटती थी तो घर पूरी तरह व्यवस्थित किया हुआ मिलता था। बच्चों की भी कोई चिंता नहीं रहती थी। पास में ही बेबी केयर जो था, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन जब से इनका ट्रांसफ़र हुआ है, मेरी ज़िंदगी में तो जैसे भूचाल सा आ गया है। ना तो यहाँ भरोसे लायक कोई नौकरानी मिल रही है और ना ही घर के पास कोई बेबी केयर सेंटर है जहाँ मैं अपनी जॉब के दौरान बच्चों को छोड़ सकूं। सुप्रिया ने कहा तो उसकी सहेली निशा बोली, यह बात तो है, शहर बदल जाने से बहुत कुछ बदल जाता है। फिर तो तुझे बहुत परेशानी हो रही होगी ना? हाँ निशा, लवकुश के तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गई। बच्चे तो फिर भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे हैं और लवकुश भी आते ही अपने ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए हैं। पर मेरा क्या, मेरा तो करियर पूरी तरह से चौपट हो चुका है। कहते हुए सुप्रिया का मन उदास हो गया। तभी एक कुरियर वाले ने दरवाजे पर बेल बजाई। अच्छा निशा, बाद में बात करती हूँ तुझसे, दरवाजे पर कोई आया है। कहते हुए सुप्रिया ने मोबाइल रखा और दरवाज़ा खोलकर कुरियर लेने लगी। अभी पार्सल लेकर दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि उसकी सरसरी नज़र थोड़ी दूर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक वृद्ध औरत पर पड़ी। उसे देखते ही वह अंदर तक कांप उठी। यह बुढ़िया फिर से यहाँ? हे भगवान, आखिर यह बूढ़ी औरत हर रोज़ मेरे घर पर ही टकटकी लगाए क्यों देखती रहती है? न जाने क्या चाहती है यह बुढ़िया। कहीं ऐसा तो नहीं कि छुप छुप कर हमारे बारे में जानकारी हासिल कर रही है? कहीं कोई लूटपाट के इरादे से? सोचते सोचते सुप्रिया का दिल दहल उठा। उसके मन में कई तरह की शंकाएं घर करने लगी, क्योंकि 3 दिन से लगातार वो बुजुर्ग औरत उसके घर पर नज़र बनाए हुए थी। हर क्षण सुप्रिया के मन की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब रात को उसका पति लवकुश घर आया तो सुप्रिया के चेहरे पर बेचैनी को भांपते हुए बोला, सुप्रिया क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है, कुछ परेशान लग रही हो।
चिंता की ही तो बात है, वह अजीब सी बूढ़ी महिला आज फिर हमारे घर को टकटकी लगाए देख रही थी। ना जाने क्या चल रहा है उसके दिमाग में, आखिर चाहती क्या है वह। सुप्रिया ने गुस्से और डर के मिश्रित भाव लिए कहा तो लवकुश बोला, अरे सुप्रिया, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, एक बूढ़ी औरत ही तो है, कर ही क्या सकती है वह। आप भी कमाल करते हैं, आजकल माहौल अच्छा नहीं है, चोरी और डकैती तो एक आम बात हो गई है। आए दिन टीवी पर भी बच्चों के अपहरण की खबरें देखने सुनने को मिलती है। उस बूढ़ी औरत का हमारे घर पर नज़र बनाए रखने के पीछे कोई न कोई मकसद जरूर है। यह सुनकर लवकुश भी थोड़ा बेचैन हो उठा और फिर बोला, तो ठीक है, मैं सोसाइटी के गार्ड को खास ध्यान रखने के लिए कह देता हूँ। अगर अगली बार कुछ ऐसा होता है तो तुम मुझे तुरंत कॉल कर देना। बात ज़्यादा बढ़ेगी तो हम पुलिस कंप्लेन करेंगे। उसके बाद 2-3 दिन बीत गए। अपनी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की सुप्रिया की कोशिशें जारी थी ताकि वह फिर से नौकरी पर जाना शुरू कर सके। हर रोज़ छत पर कपड़े सुखाते हुए सुप्रिया की नज़र अनायास ही इधर उधर दौड़ने लगी थी। 3 दिन से वह बूढ़ी औरत नज़र नहीं आ रही थी। मन को एक सुकून मिला, चलो इस मुसीबत से तो पीछा छूटा। परंतु अगले दिन जब सुप्रिया अपने बच्चों को स्कूल बस में बिठाकर घर वापस आ रही थी, तभी सहसा उसके सामने वह वृद्ध महिला आ गई। उसे अपने सामने देखते ही सुप्रिया अंदर तक सिरह उठी और बहुत तेज गति से चलने लगी। बेटी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी बात तो सुनो। बेटी, एक बार सुनो तो। वह बूढ़ी औरत पीछे से आवाज़ लगाती रह गई, लेकिन सुप्रिया तेज गति से दौड़ती हुई अपने घर चली आई और तुरंत दरवाज़ा बंद करके अपने पति को फ़ोन लगा दिया। घबराने वाली कोई बात नहीं है सुप्रिया, मैं अभी के अभी पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, तब तक तुम दरवाज़ा बिल्कुल मत खोलना। फ़ोन करने के करीब 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर लवकुश पुलिस को अपने साथ लेकर वहां पहुंच गया। वह वृद्ध औरत वापस वहीं पेड़ की ओट में बैठी थी जहां बैठकर वह हमेशा उस घर की ओर टकटकी लगाए देखती रहती थी। पुलिस ने सख्ती से उस औरत से पूछताछ की और फिर सोसाइटी के अन्य लोगों से भी कुछ सवाल पूछे, परंतु सारी पूछताछ के बाद जो कुछ भी सामने निकल कर आया उसे सुनकर लवकुश के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद घर की बेल बजी तो सुप्रिया ने दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि दरवाजे पर लवकुश उस बूढ़ी औरत के साथ खड़ा था। वो कभी लवकुश की ओर देखती तो कभी उस बूढ़ी औरत को। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, लवकुश घर के अंदर आया और वृद्ध औरत गेट पर ही खड़ी रही। यह क्या लवकुश, यह तो वही औरत है ना जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो फिर आप उसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गुस्से से सुप्रिया ने पूछा तो लवकुश बोला, सुप्रिया, मैं तो पुलिस को अपने साथ लेकर आया था यह जानने के लिए कि यह औरत कौन है और हमारे ही पीछे क्यों पड़ी हैं। लेकिन सुप्रिया, पूछताछ में जो कुछ भी सामने आया है ना, उसे अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। लेकिन ऐसा क्या पता चला? बेचैनी भरे स्वर में सुप्रिया ने लवकुश से पूछा। बात यह है कि जैसा हम उस औरत के बारे में सोच रहे थे ना, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। जानती हो कौन है वो औरत? आश्चर्यचकित चेहरा लिए सुप्रिया आगे की बात सुनने को बेकरार थी तो लवकुश ने कहा, उनका नाम मनोरमा जी है। हमसे पहले वह इस घर की मालकिन थी। यह बात सुनकर सुप्रिया को तो जैसे काटो तो खून नहीं। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि यह घर तो आपने अपने कलीग और दोस्त रजत शर्मा से खरीदा था, जिसे विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। क्या
यह रजत शर्मा की माँ है। हाँ सुप्रिया, यह बेचारी बूढ़ी और अभागी औरत उसी रजत की माँ है। लेकिन रजत ने तो बताया था कि उसके माँ बाप इस दुनिया में हैं ही नहीं। उसने झूठ बोला था सुप्रिया। उसके पिता की मृत्यु 1 वर्ष पहले हुई थी। उसके बाद उस निर्लज्ज इंसान ने सबसे पहले धोखाधड़ी से सब कुछ अपने नाम करवा लिया और फिर अपनी विधवा माँ को ही वृद्ध आश्रम भेज दिया। उसके बाद यह घर हमें बेचकर वह चुपचाप विदेश चला गया। मैं अभी तक हैरान हूँ, आखिर कोई इंसान अपनी माँ के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है, और वह भी तब जब उसकी माँ का कोई और सहारा भी नहीं था। सुप्रिया हैरान सी हो उठी और उधर लवकुश की आंखें भी नफरत से भर गईं। फिर कुछ सोचते हुए सुप्रिया ने कहा, चलो अच्छा, यदि यह इस घर की पुरानी मालकिन है भी तो अब यहाँ क्या करने आई हैं? यह घर हमसे वापस मांगने? लेकिन लवकुश, हमने तो इस घर की पूरी कीमत देकर इसे खरीदा है ना। सुप्रिया चिंता भरे स्वर में बोली तो लवकुश ने कहा, अरे नहीं सुप्रिया, वह बात नहीं है। दरअसल आज उनके पति की मृत्यु को पूरा 1 साल हो चुका है। उनकी पहली बरसी है, इसलिए वह उस कमरे में उनकी आत्मा की शांति के लिए दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं, जहां वह और उनके पति रहते थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लो, यह भी कोई बात हुई भला? यह घर अब उनका थोड़ी ना है और ना ही उस कमरे से अब उनका कोई लेना देना है। फिर यहाँ प्रार्थना करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? मुझे तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं है। अरे सुप्रिया, वह तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आस्था नहीं तो ना सही, उनकी तो है। और यदि हमारी एक हाँ से किसी को थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा चला भी क्या जाएगा। करने देते हैं उन्हें प्रार्थना, थोड़ी ही देर की तो बात है। हाँ बात तो ठीक है आपकी, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए, अनमने ढंग से सुप्रिया ने कहा तो लवकुश जाकर मनोरमा जी को अंदर लेकर आ गया। बिल्कुल दुबली पतली सी काया, बूढ़े शरीर पर पुरानी से सफ़ेद सूती साड़ी, जहाँ शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा हो गया था, तो वहीं दूसरी ओर आंखें अंदर तक धंस चुकी थी। उनकी आंखों में आंसू को गौर से देखते हुए सुप्रिया का कलेजा मुंह को आ रहा था। अंदर आकर मनोरमा जी ने सुप्रिया और लवकुश के सिर पर हाथ रखकर उन्हें खूब आशीर्वाद दिए और फिर एक नज़र उठाकर उस घर को देखने लगी कि जो कभी उनका अपना हुआ करता था। पल भर में ही न जाने कितनी ही यादें तरोताज़ा हो गई, न जाने कितने सुख और कितने दुख भरे पल एक साथ उनकी आंखों में तैरने लगे। यह कमरा हुआ करता था मेरा और रजत के पिताजी का। कोने वाले कमरे की ओर इशारा करते हुए मनोरमा जी रूंधे स्वर में बोली तो लवकुश ने जाकर उस कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। हाथ जोड़कर लवकुश और सुप्रिया का आभार प्रकट करते हुए वो कमरे के भीतर चली गईं। कमरे को नज़र भरकर देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर अपनी साड़ी के पल्लू से आंसुओं को पोंछती हुई वह एक कोने में जाकर बैठ गईं और दिया जलाकर प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करते हुए भी उनकी बंद आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। जब कुछ समय बाद प्रार्थना करके वह कमरे से बाहर आईं तो वापस सुप्रिया और लवकुश को ढेरों आशीर्वाद देने लगी और फिर बोली, एक समय था बेटा जब इस घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी और उस समय तो मैंने यही सोचा था कि अब इस घर से मेरी अर्थी ही उठेगी। परंतु कहते कहते मनोरमा जी रोने लगी। फिर कुछ पलों के अंतराल के बाद घर को निहारते हुए बोली, अपने परिवार के साथ मैंने यहाँ ज़िंदगी के कितने ही खूबसूरत और खट्टे मीठे पल बिताए थे, लेकिन रजत के
पिताजी के जाने के साथ ही जैसे ही सब कुछ खत्म हो गया। सुप्रिया और लवकुश मनोरमा जी की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। मनोरमा जी जाने से पहले घर के हर हिस्से को निहारते हुए मानो वह दृश्य अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। मन तो उस घर को छोड़ने को तैयार नहीं था, परंतु ज़्यादा देर तक वहाँ रुक भी नहीं सकती थी। इसलिए थोड़ी देर अपने दिल का हाल सुनाकर मनोरमा जी भारी मन से उठी और बोझिल कदमों से बाहर जाने लगी। लवकुश उनकी हालत को समझ रहा था। वह मन ही मन मनोरमा जी के लिए थोड़ा चिंतित हो उठा था। अरे माँ जी, आप बैठिए, सुप्रिया आपके लिए चाय बनाकर लाती है, अब चाय पीकर ही जाइएगा। नहीं नहीं बेटा, तुमने मेरी इच्छा का मान रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अरे नहीं माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं बस कुछ ही देर में चाय लेकर आई, कहते हुए सुप्रिया रसोई में चली गई। मनोरमा जी वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसी समय लवकुश रसोई घर में आया और उत्साहित स्वर में बोला, सुप्रिया, एक बहुत अच्छा आइडिया आया है मेरे दिमाग में, जिससे हमारी परेशानी भी दूर हो जाएंगी और इन अम्मा जी के मन की मुराद भी पूरी हो जाएगी। अच्छा, मैं भी तो जानूं कि आखिर ऐसा कौन सा आइडिया आया है, सुप्रिया ने हैरानी से पूछा। तो लवकुश ने कहा, क्यों ना हम इन्हें अपने घर में ही रख लें। क्या यह तुम कह रहे हो लवकुश? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोला है हमने, सुप्रिया झल्लाते हुए बोली। तो लवकुश ने उसे समझाते हुए कहा, सुप्रिया जरा सोचो तो, वैसे भी वो तो अकेली हैं, कितनी दुखी हैं बेचारी, और यहाँ इस घर में तो जैसे उनकी जान बसी है। अगर हम उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दें तो उन्हें यह घर छोड़कर जाना भी नहीं पड़ेगा और तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। वह हमारे घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम बड़े आराम से अपनी नौकरी पर जा सकती हो। लवकुश की बात सुनकर सुप्रिया कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, तो क्या तुम उन्हें नौकर बनाकर यहाँ रखना चाहते हो? तो लवकुश ने कहा, अरे नहीं, हम इन्हें कोई तनख्वाह नहीं देंगे, इन्हें तो हम अच्छा पहनने और खाने को दे देंगे, और वैसे भी काम के लिए तो काम वाली बाई आती ही है, लेकिन उनके यहाँ रहने से हमें यह फ़ायदा हो जाएगा कि यह घर के सदस्य की तरह काम वाली बाई पर भी नज़र रख लेंगी और हमारी अनुपस्थिति में घर का ख्याल भी रख लेंगी। फिर तो तुम भी टेंशन फ्री होकर अपनी नौकरी पर जा सकती हो, क्योंकि घर का काम और बच्चों को संभालने के लिए पीछे से माँ जी तो होंगी ही। अच्छा, तो यह आइडिया है तुम्हारा, मान गए तुम्हें, लेकिन क्या अम्मा जी इस बात के लिए राजी होंगी? लो, यह भी कोई पूछने वाली बात है। जहाँ उनकी जान बसी है, हम तो उन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं, वह मना तो कर ही नहीं सकती। लेकिन लवकुश, सोचने वाली बात है कि उन्हें तो उनके बेटे ने ही दुत्कार दिया। ऐसा तो नहीं कि यह अम्मा जी ही अच्छे स्वभाव की ना हों। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ऐसा आ जाए कि वह मालकिन बनकर हमारे घर पर अपना हक समझने लगे। अरे सुप्रिया, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम निश्चिंत रहो। यह सुनकर सुप्रिया चुप रह गई और फिर सोचने लगी, बात तो ठीक है, अम्मा जी के यहाँ रहने से मुझे बहुत सुख हो जाएगा। अभी तो मुझे ज़रूरत है तो उन्हें यहाँ रख लेती हूँ, फिर अगर उन्होंने कुछ ऐसा वैसा किया तो निकाल बाहर करूँगी उन्हें। वैसे भी यह घर हमारे नाम पर ही तो है, तो यह बूढ़ी औरत कर ही क्या सकती हैं। अरे सुप्रिया, किस सोच में पड़ गई तुम? चाय लेकर बाहर आओ, फिर उनसे बात करके देखते हैं, कहकर लवकुश रसोई घर से बाहर आ गया। चाय पीते हुए लवकुश ने कहा, अम्मा जी, हम आपका दुख समझ सकते हैं। जिस जगह के साथ इंसान की इतनी यादें जुड़ी हों, उस जगह को यूं छोड़कर जाना आसान नहीं होता।
इसलिए हम लोग यह चाहते हैं कि आप यहीं इसी घर में रुक जाइए। लवकुश के प्रस्ताव पर मनोरमा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर मन ही मन वो भी तो यही चाहती थी। परंतु फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि जमाना तो इतना स्वार्थी है कि अपना सगा बेटा भी पैसे के लालच में दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ देता है। जब अपना बेटा ही अपना ना रहा तो फिर पराये लोगों से कैसे उम्मीद लगा लूं। कोई मुझे बिना मतलब के अपने पास क्यों रखेगा। यह सोचकर फीकी सी मुस्कान लिए मनोरमा जी बोली, अरे नहीं, मैं वहीं वृद्ध आश्रम में ही ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी। इतना सुनते ही सुप्रिया तपाक से बोली, अरे नहीं, परेशानी क्यों होगी, बल्कि आपके यहाँ रहने से तो हमें आराम हो जाएगा। मेरा मतलब है आप बेझिझक यहाँ रह सकती हैं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। मनोरमा जी सुप्रिया की बातों के पीछे छिपी मंशा समझ चुकी थी। जिंदगी से मिले कड़वे अनुभवों ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था, लेकिन फिर भी सब कुछ समझते हुए भी उस घर में वापस रहने के मोह में मनोरमा जी उन्हें मना ना कर सकीं और उन लोगों के साथ उस घर में रहने आ गईं। मनोरमा जी ने आते ही किसी जादूगर की तरह पूरे घर को सुव्यवस्थित कर दिया और घर की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल ली। हालांकि दोनों बच्चे सोनू सोनी को एक अजनबी औरत के साथ रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। मनोरमा जी को वहां आए 1 सप्ताह बीत चुका था, परंतु बच्चे उस बूढ़ी औरत को अपना मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर एक दिन दोपहर को बच्चे स्कूल से घर लौटे और बोले, मम्मी, कल हमारे स्कूल में ग्रैंड पेरेंट्स डे है। पता है, सब बच्चे अपने दादा दादी को लेकर आने वाले हैं, लेकिन हमारे पास ना तो दादा दादी हैं और ना ही नाना नानी हैं। इतना सुनते ही लवकुश मनोरमा जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अरे है तो सही, तुम्हारे पास तुम्हारी दादी माँ। नहीं, यह हमारी दादी माँ नहीं है। जानते भी हैं मेरे दोस्त आयुष की दादी कितनी मॉडर्न है। और यह तो सोनू ने गुस्से से कहा और अपने कमरे में चला गया। यह सुनकर मनोरमा जी भी थोड़ी उदास हो गईं, परंतु कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मुझे मन से दोनों बच्चे मनोरमा जी को अपने स्कूल ले जाने के लिए मान गए। एक नई साड़ी पहनकर मनोरमा जी बच्चों के स्कूल जाने को तैयार हो गईं। लवकुश अपनी गाड़ी से उन्हें और बच्चों को स्कूल में छोड़ आया। दोपहर को जब वे घर लौटे तो दोनों दादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। मम्मी, पता है आपको, स्कूल में सभी इवेंट में दादी ने इतना अच्छा परफॉर्मर किया कि सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। उन्होंने तो स्पोर्ट्स इवेंट में भी भाग लिया और आयुष की दादी को भी हरा दिया। हमारी दादी तो सुपर स्टार हैं। कहते हुए दोनों बच्चे बहुत उत्साहित थे। मनोरमा जी ने अपने सरल और हंसमुख स्वभाव से बच्चों को भी अपना बना लिया। बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर बुलाते थे। उनकी निगरानी में घर के सभी काम सुचारू रूप से होने लगे। बच्चे अक्सर दादी माँ के पास सोने की जिद करते, इसलिए सुप्रिया ने उनका बिस्तर भी बच्चों के कमरे में ही लगवा दिया। आज सुबह जब सुप्रिया सोकर उठी तो 8 बज रहे थे। अरे बाप रे, आज तो बहुत देर हो गई, कहीं बच्चों की स्कूल बस छूट न जाए। सोचते हुए जल्दी से कमरे से बाहर निकली तो देखा दोनों बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो चुके थे और मनोरमा जी उन्हें नाश्ता खिला रही थी। बच्चों के टिफ़िन भी तैयार थे। यह देखकर जहां एक ओर सुप्रिया हैरान रह गई तो वहीं दूसरी ओर उसके मन को बहुत सुकून मिला। यही सब तो चाहती थी वह। अब सुप्रिया पर घर की जिम्मेदारियों का ज़्यादा भार नहीं था, इसलिए उसने नौकरी के लिए कुछ जगह आवेदन
भेजे। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल गई। अब वह बेफिक्री से अपनी नौकरी पर जा रही थी। मनोरमा जी को खाना पकाने का बहुत शौक था, इसलिए वह खाना पकाने का काम स्वयं करने लगी और घर के बाकी सारे काम बड़ी कुशलतापूर्वक काम वाली बाई से करवा लेती। किचन का तो वह खास ख्याल रखती थी, खासकर बच्चों के खाने के लिए नए नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन बनाकर दिया करती थी। जहाँ सुप्रिया और लवकुश यह देखकर हैरान थे कि उनके दोनों बच्चे, जो हर रोज़ कभी चिप्स तो कभी पिज्ज़ा बर्गर की डिमांड किया करते थे, जंक फूड के अतिरिक्त जिन बच्चों को कुछ पसंद नहीं आता था, वह बच्चे घर के बने व्यंजन बड़ी खुशी से खा रहे थे। दोनों बच्चे जो देर रात तक टीवी से चिपके रहते थे, अब दादी माँ से इस कदर घुल मिल गए थे कि रात को सोते समय टीवी देखने की जगह दादी माँ से कहानी सुना करते थे। मनोरमा जी धार्मिक कहानियाँ सुनाकर दोनों बच्चों में अच्छे संस्कार डाल रही थी। बच्चों में आए इन बदलाव को देखकर सुप्रिया और लवकुश फूले न समाते थे, क्योंकि उन दोनों ने कभी अपने बच्चों के साथ इस तरह समय गुजारा ही नहीं था। पहली बार आज उन्हें दोनों ने महसूस किया था कि घर में बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति से बच्चों पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लवकुश के माता पिता तो बहुत पहले ही गुजर चुके थे, इसलिए उनके बच्चे आज इस सुख से वंचित रहे थे। आज मनोरमा जी ने सोनी को सुबह सुबह जगाया तो वे दोनों बोले, नहीं दादी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा, स्कूल की छुट्टी करना तो अच्छी बात नहीं है, मनोरमा जी ने कहा तो सोनी बोली, अरे नहीं दादी, आज बहुत स्पेशल दिन है। आज मम्मी और पापा की मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए आज तो घर पर पार्टी होगी। अच्छा बच्चों, तो यह बात है, तो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मिलकर पूरा घर सजा देते हैं, मनोरमा जी ने कहा तो दोनों बच्चे बहुत उत्साहित हो गए। कुछ ही देर में उन्होंने घर को खूब अच्छे से सजा दिया। यह देखकर सुप्रिया और लवकुश को बहुत खुशी हुई, क्योंकि आज से पहले बच्चों ने कभी उनके लिए ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मम्मी पापा, आपको हमारा सरप्राइज़ कैसा लगा, बच्चों ने पूछा तो सुप्रिया बोली, बहुत अच्छा, इतना अच्छा लगा कि बता नहीं सकती। कहते हुए सुप्रिया ने बच्चों को बाहों में भर लिया तो सोनू ने कहा, हमें पता था आपको ज़रूर पसंद आएगा, यह सब दादी का प्लान था। यह सुनकर सुप्रिया मन ही मन मनोरमा जी के प्रति कृतज्ञ हो उठी। शाम के समय पहनने के लिए सुप्रिया ने अलमारी से अपने गहने निकाले, लेकिन गलती से गहनों का बक्सा वहीं बेड पर ही छोड़ दिया और फिर बच्चों को दादी के पास छोड़कर लवकुश के साथ शॉपिंग करने चली गई। लेकिन जिस समय वह लोग घर वापस आए तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। मनोरमा जी तो घर से गायब थी और बच्चे घर पर बिल्कुल अकेले थे। बेटा, दादी कहाँ गई, लवकुश ने बच्चों से पूछा। पापा, वह दादी तो कहीं बाहर गई हैं, जाते जाते उन्होंने हमें घर का दरवाज़ा बंद करने को कह दिया था। यह सुनते ही सुप्रिया के मन में एक शक पैदा हुआ। फिर उसे ध्यान आया कि उसने तो अपने सोने के गहनों का बक्सा अलमारी के बाहर ही रख दिया था। तुरंत उसने कमरे में जाकर देखा तो उसके पसीने छूट गए, क्योंकि गहने भी वहाँ नहीं थे। अब उसका शक यकीन में बदलते देर न लगी। वो बच्चों के पास आई और बोली, जब दादी बाहर गई थी तो क्या उनके हाथ में कुछ था? तो सोनी बोली, हाँ मम्मी, उनके हाथ में एक बैग देखा था। वही हुआ ना जिसका मुझे शक था। चली गई ना हमें लूट कर, मेरे सारे गहने गायब हैं और भी न जाने क्या क्या चुरा कर ले गई होंगी। बहुत यकीन था ना तुम्हें उन पर, सुप्रिया गुस्से से लवकुश पर चिल्ला पड़ी।
यह सुनकर लवकुश भी हैरान रह गया। इस बात की तो उसे भी उम्मीद नहीं थी। थोड़ी देर बीत चुके थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी और मनोरमा जी घर के अंदर आई। तभी लवकुश ने पूछा, अरे माँ जी, आप कहाँ चली गई थी? पता है हम कितने परेशान हो गए थे। तभी मनोरमा जी ने मुस्कुराते हुए एक शॉपिंग बैग लवकुश की ओर बढ़ाया और एक छोटा सा उपहार सुप्रिया को दिया। यह क्या है माँ जी? लवकुश ने पूछा। तो मनोरमा जी बोली, यह तुम लोगों के लिए शादी की सालगिरह का उपहार है। जुग जुग जियो मेरे बच्चों, तुम्हारा यह रिश्ता यूं ही बना रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। लवकुश ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसके लिए एक पैंट शर्ट थी, जिसे देखकर लवकुश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। और सुप्रिया अपना उपहार खोलकर देखा तो देखकर चौंक उठी। उसमें एक खूबसूरत सी अंगूठी थी। हैरानी से वह बोली, माँ जी, यह अंगूठी तो सोने की लगती है। हाँ बेटी, यह अंगूठी सोने की है। बहुत मन था मेरा कि तुम्हारे लिए इस खास दिन पर कुछ खास उपहार लेकर आऊं। मेरे पास कुछ ज़्यादा तो नहीं था, बस यही एक सोने की अंगूठी थी, जिसे मैंने अपने पास बहुत संभाल कर रखा था। लेकिन अब सोचती हूँ कि इसे रखकर भला मैं क्या करूँगी, इसलिए बाजार जाकर इस अंगूठी को धुलवा कर ले आई। तुम इसे अपने हाथ में पहनना, बहुत खूबसूरत लगेगी। यह सुनकर सुप्रिया की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर बोली, तो माँ जी, क्या आप इसलिए गई थी? हाँ बेटी, और तुम्हारे गहने जो तुमने बाहर रख दिए थे, मैंने उन्हें वापस अलमारी में रखकर ताला लगा दिया था। अब तो सुप्रिया की अंतरात्मा उसे कचोटने लगी। वह तो यह सोचकर मन ही मन शर्मिंदा हो रही थी कि जिसे लाचार समझकर मैंने अपने फ़ायदे के लिए आश्रय दिया, उस ममतामयी माँ का दिल कितना बड़ा था कि अपने पास बचे इकलौते गहने को भी मुझे सौंप दिया, जिसने हमें और हमारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार दिया। उसकी निस्वार्थ सेवा के बावजूद मैंने उन पर इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? सोचते हुए उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती, यह आपकी अमानत है। सुप्रिया ने भरी आंखें लिए कहा। तो मनोरमा जी बोली, बेटी, यह एक माँ का आशीर्वाद है, इसे रख लो। क्या पता आगे कभी किसी मौके पर कुछ देने के लिए मैं जिंदा भी रहूं या नहीं। नहीं माँ जी, आप ऐसे शब्द अपने मुंह से मत निकालिए। भगवान आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पर बनाए रखे। कहते हुए सुप्रिया उनसे ऐसे लिपट गई जैसे सालों बाद कोई बिछड़ी हुई बेटी अपनी माँ से मिल रही हो। मनोरमा जी उस घर में अच्छे से रहती थी, क्योंकि उन्होंने मनोरमा जी को अपनी माँ का दर्जा दिया था। बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। यह सब देखकर लवकुश बहुत खुश होता था। उन लाचार बेचारी अकेली माँ को परिवार मिल गया था। यह सब हुआ था लवकुश की वजह से। अगर उसने यह फैसला पहले ना लिया होता तो शायद आज मनोरमा जी इस दुनिया में नहीं होती, क्योंकि उनका तो बेटा पहले ही उन्हें छोड़कर चला गया था। तो दोस्तों, लवकुश और सुप्रिया ने मनोरमा जी के साथ जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।